अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोरोनामा के आखिरी एपिसोड में खुशामदीद। कोरोनामा की ये सीरीज़ एक अनप्लान प्रोजेक्ट था, लेकिन मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया और हमारे इस प्रोग्राम को इतना सराहा कि आज हम इसका 10वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मैं अपने सारे मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी सपोर्ट की और अपना टाइम दिया। आज के आखिरी एपिसोड में मैंने ये सोचा है कि हम इस प्रोग्राम को वहीं लेकर जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। आपको याद होगा कि हमारा पहला एपिसोड डॉक्टर उमर चौधरी साहब के साथ था, जिसमें हमने कोरोना वायरस से मुतालिक कंस्पिरेसी थ्योरीज को डिस्कस किया था। और आज भी हमने चौधरी साहब को दावत दी है कि इस आखिरी एपिसोड में वो अपनी ओपिनियन दें एक ऐसे स्पेशल टॉपिक के बारे में जो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस ने पाकिस्तान को किस तरह अफेक्ट किया है और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस और इससे होने वाली हलाकतों की तादाद क्यों कम है। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिससे अभी तक सारा मीडिया टैकल नहीं कर सका। तो आज हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे और चौधरी साहब से ये इंसाइट लेंगे और उनकी थ्योरीज देखेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का असर इतना ज़्यादा क्यों नहीं हुआ जितना बाकी दुनिया में हुआ है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। उमर भाई, आज जो है आपको याद होगा कि हमने पहला एपिसोड बनाया था जिसमें हमने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस की थी। मैं आपका स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारे चैनल की पहली वीडियो थी और आज भी वो वीडियो जो है हमारी टॉप वीडियोस में ट्रेंड कर रही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और अपनी रेपुटेशन जो है वो स्टेक पे डाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बाद में वो वीडियो बैन हो गई थी। ये यहूदी साजिश लगते हैं, ये यहूदी साजिश है हमारे खिलाफ, हमेशा से यहूदी साजिशें रही हैं। तो ये वन ऑफ ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छे। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया तो बहुत सारी प्रेडिक्शंस थी। मैं बल्कि आपको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी सारी प्रेडिक्शंस जो है वो गलत साबित हुई हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद मिलियंस में होगी, हलाकतें भी जो हैं वो लाखों में होंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने इतनी तबाहकारियाँ नहीं की जितनी उसने बाकी दुनिया में की हैं। तो आप ज़रा ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में ओवरऑल सिचुएशन है क्या? पहले तो मैं इस चीज़ पे खुशी का इजहार करता हूँ कि हमारी प्रेडिक्शंस गलत साबित हुई, कि ये एक ऐसी प्रेडिक्शन है जो कि गलत साबित हो जाए तो हमारे लिए अच्छी है। दूसरी बात है, ये सिर्फ हमारी नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग थे, जितने भी माहिरीन थे, जितने भी हमने आर्टिकल्स जिनमें से गुजरे, जैसे अभी रिसेंटली इकोनॉमिस्ट का आया था साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में, उसमें भी यही प्रेडिक्शन थी। इवन इन जून, मैं कोई मई या मार्च अप्रैल की बात नहीं कर रहा, इवन जून में भी वो यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि एक डिजास्टर होने वाला है इन ममालिक में। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे नहीं हुआ। तो मैं तो इस चीज़ पर फख्र महसूस करता हूँ कि तमाम जो लोगों की थी प्रेडिक्शंस वो गलत साबित हुई। अब दूसरी बात आ गई आपके क्वेश्चन के ऊपर कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अच्छी सूरत हाल है, कोरोना वायरस जो है अंडर कंट्रोल है। तकरीबन अभी तक जो है फरवरी में हमारे पास पहला केस रिपोर्ट हुआ था और अभी तक जो 24 अगस्त तक के जो स्टैट्स हैं उनके मुताबिक अभी तक हमारे पास कोई 3 लाख के करीब जो पेशेंट्स हैं वो आए हैं कोरोना वायरस के, और तकरीबन 6000 से ऊपर अमवात हुई हैं। और ये तकरीबन 2% बनता है, जो कि पूरी दुनिया की जो अमवात का रेट है तकरीबन 3.5% के करीब है। तो तकरीबन आधे के ऊपर हम बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। चौधरी साहब, आप ये बताएं कि हमारी ऑडियंस के लिए आप डिस्क्राइब करेंगे कि कोरोना वायरस का पेंडेमिक पाकिस्तान में किस तरह शुरू हुआ, तो इसकी कहानी है क्या? कहानी हमारी ये है कि यहाँ से चाइना से स्टूडेंट्स आए कुछ, और उसके अलावा दूसरा ईरान से ज़ायरीन का जो थी आमद हुई बलूचिस्तान तफ्तान बॉर्डर के ऊपर, वहाँ से ये फैला। लेकिन ये जो फैला वहाँ पे शुरू में लोगों को इसकी थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। हुकूमत ने जिस तरीके से इसे टैकल किया शुरू में, थोड़ा सा उसमें कमज़ोरी थी। और फिर जब उन लोगों को सही तरह आपने उनको क्वारंटाइन नहीं कर पाए और ये वायरस जो है फिर पहले सिंध में, बलूचिस्तान में और वहाँ से बाकी अजला में जो है जो बाकी सूबों में फैला। उसके बाद जो है तकरीबन 25 जो प्रॉपर तरीके से हमारा जो पहला केस रिपोर्ट होता है वो 25 फरवरी 2020 में हमारे पास पहला मरीज जो है वो डॉक्यूमेंटेड कोरोना वायरस पेशेंट हमारे पास आता है। और उसके बाद फिर जो है मार्च में जो है ज़्यादा तादाद उनकी आ जाती है तो तमाम सूबों में।
मार्च के दरमियान में जाके सिंध गवर्नमेंट जो है सबसे पहले लॉकडाउन का ऐलान करती है। वफाकी हुकूमत जो थी वो शुरू में थोड़ी सी उसका मुहतात रवैया था लॉकडाउन के बारे में, लेकिन ये था कि बाद में बाकी सूबों ने भी उसको फॉलो किया और शुरू में कंप्लीट लॉकडाउन किया गया, बाद में स्मार्ट लॉकडाउन की एक कंसेप्ट दिया गया। और उसके बाद फिर जो था, लेकिन शुरू में थोड़ा सा एक था कि हम डिजास्टर को डील करने में जिस तरह हम कमजोरी करते हैं हमने उस तरह किया। हमारी एनडीएमए का बहुत बुरा किरदार रहा इस मामले में कि उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने के ऊपर ज्यादा वो किया, लेकिन उसके बाद फिर ये था कि मामला जो थे इतना ज्यादा मार्च अप्रैल में लॉकडाउन की वजह से मामला काफी बेहतर है उस दौरान में। ठीक है जी, तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था अभी कि इस वक्त जो है पाकिस्तान का रद्द अमल, इसे आप कैसे रेट करेंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कैसा था इस पूरे पेंडेमिक को डील करने में? अगर आप एनडीएमए या पीडीएमए या बाकी जो डिजास्टर एसोसिएशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इनको डील करने में अगर उनके रोल के ऊपर कहें तो वो जिस तरह होता है कि थोड़ा बहुत करप्शन करने के लिए, और उन जिस तरह के उन्होंने क्लेम किए कि हर मरीज के ऊपर हमारा 5 लाख का खर्चा आ रहा है, और उसकी वजह से फिर ये हुआ कि जिस तरह की खबरें आना शुरू हुई, इन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बना दिए, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को वहां पे रखना शुरू कर दिया। उन लोगों ने वीडियोस बना बना के लोगों में शेयर की और उन्होंने इस तरह की कंसेप्ट दिया लोगों को कि जैसे ये एक ड्रामा है। उसकी वजह से ये हुआ कि लोग जो थे ना गैर मुहतात रवैया उन्होंने किया। दूसरी बात ये है कि हम एक मजमे की तरह तो रिएक्ट करते हैं, तो हुकूमत ने कहा घरों में बैठ जाओ, हमने कहा नहीं जी हमने मार्केटों में जाना है। तो वो उसके बाद फिर मई में जाके आपके पास रमज़ान जो है, अप्रैल और मई जो है वो रमज़ान में आपने गुजारा, और उसके दौरान में फिर आपका लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे थे। लेकिन क्योंकि हमारे जो ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं उनको यही सीज़न होता है जब वो ज़्यादा ताजर तबका जो है वो जी पैसे बनाएगा, क्योंकि उन्होंने पूरा साल इसी 15-20 दिनों पे रिलाय करना होता है। उन्होंने प्रेशराइज किया कि मार्केटें खोल दें। चीफ जस्टिस साहब का रोल बहुत ही मनफी था। उन्होंने कहा कि जी कहाँ पे है वायरस, मुझे तो कोई मरीज नजर नहीं आता, 1300 मरीज हैं, आप मार्केटें खोलें। ऊपर से गवर्नमेंट ने गलती ये की कि गवर्नमेंट ने इनको 6 छुट्टियां दे दी, और गवर्नमेंट ने जब 6 छुट्टियां दी उसके बाद लोगों ने जो है याशी कहते हैं ना लुट मचा दी। तो वो लुट मचाई ऐसी कि लोगों ने कोई एहतियात ना बरती, और उसका रिएक्शन हमने जून में देखा। जून में हमारे पास जो है आपको एक जो थे हॉस्पिटल्स कोरोना वायरस से भरे हुए नजर आए। बहुत ज्यादा जो जितनी अमवात हुई हैं वो आपकी जून और जुलाई के शुरू में हुई हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर जो है मामला जो है संभलना शुरू हुए। सही है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस सारे उसमें सिचुएशन में पेंडेमिक के दौरान अवाम का कैसा रिस्पॉन्स रहा है? अवाम ने उल्टा ही किया जो भी हुकूमत ने कहा। हुकूमत ने कहा घरों में बैठ जाओ, वो बाहर निकल आए। तो लेकिन जब उन्होंने खुद देखा कि लोगों के जब ये शहरों में फैला और लोगों ने जब देखा इसको कि ये वाकई मौजूद है, हर घर में इसको की मौजूदगी थी, ये तो उसकी वजह से फिर ये हुआ कि लोगों ने इसे डरना शुरू किया, और उसके बाद फिर एहतियात बदली, और उस वक्त फिर इन्होंने बाद में स्मार्ट लॉकडाउन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। और मेरा जहाँ तक जाती ख्याल है कि वो किसी हद तक उसने इसको कंट्रोल करने में हेल्प की। चाहे अल्लाह ताला की तो हम मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही कुछ क्लेम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से फिर अवाम का डर और उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन, ये दोनों जो थे मिलके इन्होंने जो है कोरोना वायरस को महदूद करने में मदद की। अब एक बात ये बताएं क्विकली कि अवाम की जो इसमें सारी नाराजगी थी उसको भी जो है हुकूमत की वजह से थी, हुकूमत की नाअहली की वजह से थी? अब देखें, शुरू में ये हुआ कि जैसे कि कोरोना वायरस का पेशेंट आता था, पॉजिटिव पेशेंट आता था, लाजमी नहीं कि उसके सिम्टम्स हों, लेकिन जो पॉजिटिव पेशेंट आता था ये उसे उठा के क्वारंटाइन सेंटर में ले जाते थे। नाअहली इस तरह थी कि वो थोड़े से एक इल्म की कमी भी कह सकते हैं, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। वहां पे गए, लोगों ने वीडियोस बना बना के शेयर की, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसकी वजह से ये था कि डर और खौफ था कि ये हमें जहर का टीका लगा देंगे और हमारे जो है ऑर्गन्स को बेच देंगे, यहूदी साजिश है, ये है वो है। और उसके बाद फिर ये होता था कि वो जो आप जो किट यूज करते थे, इबोला किट यूज करते थे, ये दूसरी किट्स यूज करते थे, वो पीपीज, वो और हर रोज शाम को वो एक गड्ढे में खोद के उसे आग लगा देते थे। ये थी हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस क्वारंटाइन सेंटर में। पब्लिक ये समझती थी ये लाशें जला रहे हैं, ठीक है, ये ऑर्गन्स निकाल रहे हैं, और ये उनकी वीडियोस सर्कुलेट हुई। उसके बाद जो है वो एक ऐसा यानी कि वो पहला। और दूसरी बात, कोरोना वायरस के शुरू में जो आपकी टेस्टिंग थी वो दिल ले रही थी 14 दिन, ठीक, और आपके 2 नेगेटिव टेस्ट चाहिए थे आपको डिस्चार्ज करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर। सो इटसेल्फ 26 दिन को टेस्ट किए थे, सिंपल
13 दिन के बाद अब 14, इसका मतलब 40 से 50 दिन, ऊपर से ईद आ गई। ईद ने आके लोगों के ऊपर एक जनरल ये था कि यार ये हमें इन्होंने जेल में डाला हुआ है, वी कांट गो एनीवेयर, वी कांट मीट एनीबॉडी। तो वो ये सारी की सारी ये चीजें इतनी ज्यादा वो हुई कि अवाम में नाराजगी और रिएक्शन आया, और उसके बाद ईद के ऊपर जैसे पहले बताया है कि वो लोग आपस में मिले जुले इतना कि वो इतना ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया कि आपको हर घर में, हर मोहल्ले में आपको कोरोना वायरस नजर आया। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई हुकूमत और अवाम की बात। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम की। हमने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम जो है बहुत वीक था। जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ तो हमारे पास तकरीबन कोई 2000 के करीब वेंटिलेटर थे, और हमारे हॉस्पिटल भी तैयार नहीं थे, ना ही हमारे लोगों को ट्रेनिंग मिली हुई थी किसी भी पेंडेमिक को डील करने की। लेकिन आप किस तरह रेट करेंगे पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान के डॉक्टर्स की परफॉर्मेंस इस पूरे पेंडेमिक के दौरान? अगर आप, पहली तो बात है कि आपके मेडिकल स्टाफ ने जो है जंग की सूरत हाल, उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, आपको उनको सल्यूट करना चाहिए। यानी कि जैसे भी हालात थे, दे वर्क वेरी वेल। अच्छा, 54 डॉक्टर्स की डेथ हुई, 1 मेडिकल स्टूडेंट की डेथ हुई, 2 नर्सों की डेथ हुई, तकरीबन 20 जो है पैरामेडिकल स्टाफ की डेथ हुई। ये आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। ये जंग की सूरत हाल थी, बड़े नामुसाइद हालात थे, और इन हालात में उन्होंने जिस तरह वेंटिलेटर, आप अब आवाम ये समझती है कि वेंटिलेटर है तो आप इसको वो कर देते हैं। हमारी एबिलिटी जो थी पाकिस्तान की तकरीबन अब 3200-3300 के करीब वेंटिलेटर्स के ऊपर पहुंच चुकी है। उनमें से तकरीबन आधे जो हैं वो कोरोना वायरस के लिए एलोकेटेड हैं। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट रेज करना चाहूंगा कि लोगों को हमने वेंटिलेटर यूज करके नहीं बचाया। मेरी जब भी पाकिस्तान में डॉक्टर साहिबान से बात हुई, ज्यादातर उन्होंने इनको उन्होंने कहते हैं ना कि नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के ऊपर, हाई फ्लो ऑक्सीजन के ऊपर रखा, क्योंकि वेंटिलेटर होना कोई बात नहीं है। उस वेंटिलेटर को चलाने के लिए आपको पूरा अमला चाहिए, जिसमें डॉक्टर भी हैं, नर्सें भी हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट भी हैं, और पैरामेडिकल स्टाफ भी है। बड़ा उसमें बड़ा चीजों का रोल आता है। तो ज्यादातर जो लोग बचे हैं वो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के ऊपर बचे हैं। तो ये फिर कुदरत का ही होता है कि आपने, यानी कि अब किसी ना किसी तरीके से तो कोई ना कोई तरीका निकालना है। और उसके बाद फिर ये है कि डॉक्टरों ने अनथक मेहनत की है, और उसके बाद जो है उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आपके जो मेडिकल स्टाफ ने जो है आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। एंड वी शुड गिव देम रिस्पेक्ट फॉर दैट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जितनी भी तारीफ की जाए पाकिस्तान में हेल्थ केयर वर्कर्स की कम है, क्योंकि उनके पास सहूलियात नहीं थी, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। उसके बावजूद जो है उन्होंने दिन रात काम किया, गर्मी भी थी, पीपीई पहन के सारा दिन काम करना, और उसके बाद कोई आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो घर उन्हें जाना पड़ता था अपने घर वालों के पास, बच्चों के पास, पेरेंट्स के पास। तो बहुत ज़्यादा रिस्क थे, बहुत ज़्यादा ख़तरात थे जिसमें उन्होंने काम किया। तो वाकई में हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं उन थेरीज की तरफ जो आप और मैं डिस्कस कर रहे थे, और हम सोच रहे थे कि जो पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं और जिस पर अभी तक किसी ने हाईलाइट नहीं किया। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा ये है कि क्या पाकिस्तान में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है? हर्ड इम्यूनिटी मैं ऑडियंस के लिए बता दूं कि जब किसी भी वायरल इन्फेक्शन से 60 से 70% लोग किसी भी पॉपुलेशन में इफेक्ट हो जाएं तो उसका और नॉट यानी फैलने की जो रेशो है या शरह है वो कम हो जाती है, बल्कि रुक जाती है। तो क्या पाकिस्तान में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है? हाँ जी, हुआ ये कि जब हमारे रमज़ान ख़त्म हुआ, 6 छुट्टियां आई, अवाम जो थी वो आपस में मिली। 6 छुट्टियों में हमने जो लोगों ने आपस में मिलना जुलना शुरू किया, और उसका रिजल्ट जो है जून के में आपको नज़र आना शुरू हुआ कि आपको कोरोना वायरस हर वक्त हर जगह पे नज़र आया। इसका मतलब ये हुआ कि 60 से 70% जो पॉपुलेशन थी आपकी वो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो गई। जब वो 60 से 70%, इसका मतलब ये था कि हम उस वक्त हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले गए। तो डेफिनेटली हर्ड इम्यूनिटी का रोल तो बिल्कुल है, और पाकिस्तान में इसका एक जीता जागता सबूत है। हालांकि हम स्वीडन को देखते हैं, लेकिन स्वीडन जो है वो इस तरह नहीं लोग मिले, वहां पे हुकूमत की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लोगों ने खुद अपने ऊपर किया हुआ था कि उन्होंने नहीं मिलना, लेकिन हमारी पब्लिक ने इसको फॉलो नहीं किया, और जब वो मिले तो उसके बाद वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ मोस्ट लाइकली चले गए। ठीक है जी। दूसरी बड़ा फैक्टर जो है, जो एवरेज एज की बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो है एवरेज एज कम है, तो इसके बारे में आप बताएं कि ये क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान में अब आप अगर 230 दुनिया के टोटल मुल्क हैं, पाकिस्तान इस वक्त अगर लोएस्ट में आता है एवरेज एज के हिसाब से, मीन एज आप कह लें कि तकरीबन पाकिस्तान की मीन एज 23 के करीब बनती है। तो पाकिस्तान 169 नंबर पे बैठा हुआ है इसमें, तो तकरीबन अफ्रीका के मुल्क हैं और पाकिस्तान है, दैट्स इट। तो उस हिसाब से ये हुआ कि आपकी जो 65% पॉपुलेशन है
मतलब 14 करोड़ जो अवाम है आपकी पब्लिक जो है वो 30 साल से कम उम्र की है। और ये जो इन्फेक्शन है पाकिस्तान में जो 76% डेथ्स हुई हैं वो अबव 50 हुई हैं। इसका मतलब जो यंग एज है उसको इन्फेक्शन तो हो सकता है लेकिन उनमें डेथ रेट जो है वो बहुत कम है, क्योंकि उनमें और बीमारियां नहीं होती लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर या ओबेसिटी वगैरह नहीं होती, दे आर यंग। तो उस वजह से ये हुआ कि आप ये भी एक हर्ड इम्यूनिटी में इनका रोल आ सकता है कि लोग इन्फेक्टेड हुए और वो इन्फेक्शन से बाहर निकल आए, और उसकी वजह से फिर जो है आपकी एक एज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हर्ड इम्यूनिटी को लाने में। ठीक है जी, हाँ जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की जो एवरेज एज थी, मीन एज थी, वो तकरीबन 23 साल की थी, जबकि आप इसके ऑपोजिट देखें जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी एवरेज एज पाकिस्तान के मुकाबले में डबल थी। यूके की जो एवरेज मीन एज है वो 41 है। इसी तरह इटली और स्पेन में भी जो है जो उनकी मीन एज है वो हमारे से डबल थी। इसका मतलब ये है कि वहाँ की ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 4% जो है पॉपुलेशन वो 65 साल से ज्यादा है उनकी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रह गया है। ठीक है जी, अब हम अगली बात करते हैं। वो ये है जी कि जनरली ये कहा जाता है कि साउथ एशिया में जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, तो आप इस पे रोशनी डालें कि इस इम्यूनिटी ज़्यादा होने की क्या वजूहत हो सकती है। जो एक तो पहली बात रहेगी कि जो हमारे यहाँ पे वायरस फैला वो ये आया चाइना से और ईरान से, तो इसकी जो थी ना जो स्ट्रेन है ये कम खतरनाक था जो कि यूरोप और अमेरिका में फैला। तो एक तो ये रीजन है। ये जो एशिया में जो फैला है, जैसे आप उसको देखें, वो पूरे के पूरे साउथ एशिया में मोर्टेलिटी जो है 2% के करीब है हर मुल्क में, हमारी भी इतनी है। तो लेकिन अगर जब आप उसे फ्रांस और यूके से, फ्रांस में जो है 11% है, यूके में 13% है, अमेरिका में 10% है, तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। वहां पे स्ट्रेन बहुत खतरनाक है, यहाँ पे स्ट्रेन बहुत यानी कि कम लीथल है। तो एक ये आई, और दूसरी बात आई कि एक जो मतलब एक थ्योरी के ऊपर कर रहे हैं, मैं बीइंग ए पाकिस्तानी, के हमारी बड़ी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशंस वगैरह बहुत ज्यादा हुई, और उसकी वजह से फिर ये हुआ कि आपकी जो जिनियाती जो आपकी जो है आप स्ट्रक्चर है, जो जिनियाती आपके वो हैं तगय्युरात आप कह लें या उसे जेनेटिक वेरिएबिलिटी कह लें, उसकी बहुत ज्यादा एक पॉसिबिलिटी है कि उसने एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को वो दे दिया हुआ है। तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन की वजह से आप लोगों में एक जो कुव्वत मुदाफत है वो ज्यादा है बनिस्बत यूरोप के और अमेरिका के रहने वालों से। हाँ जी जोधी साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है जो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि इंडिया की आबादी पाकिस्तान की आबादी से 6 गुना ज्यादा है, और इंडिया की एक स्टेट उत्तर प्रदेश, उसकी आबादी पाकिस्तान की आबादी के बराबर है। तो वाकई में इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी तो बहुत ही ज्यादा होगी। अब आप ये बताएं कि क्या ये जो अर्बन और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी एक रीजन है पाकिस्तान और इंडिया के पेंडेमिक के रिस्पांस में या उनके केसेस की तादाद में डिफरेंस की? हाँ, ये एक बहुत बड़ा, पहले पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान की 35% जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन जो है वो अर्बन एरियाज में रहती है, 65% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है। हमारा जो इन्फेक्शन फैला वो ज़्यादा अर्बन एरियाज में फैला, रूरल एरियाज में नहीं फैला। ठीक, इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में ये हुआ कि इंडिया में लोग माइग्रेट करके आते हैं, वर्कर्स आते हैं मुंबई और दिल्ली और बड़े जो शहर हैं वहाँ पे काम करने, डेली वेजेस टाइप लोग जो होते हैं। अब हुआ ये कि जब पूरा दुनिया बंद हो गई, अमेरिका, यूरोप, चाइना, एवरीवन वाज गेटिंग क्लोज, तो उस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट ने जो है एक अनाउंस किया कि आपने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, लेकिन आपने ये ना सोचा कि ये जो लाखों की तादाद में लोग हैं, बल्कि आप माइग्रेंट वर्कर्स इनको कि करोड़ों की तादाद के माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं इनका क्या करेगा। वो कितनी उनकी तादाद थी, आप अंदाज़ा लगा लें कि वो जो उनकी एक हिजरत हुई, वो अपने मतलब एरियाज़ की तरफ गए, वो सब कुछ लॉकडाउन हो गया। उसकी हिजरत के दौरान 100 बंदे जो थे उनकी डेथ हो गई। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी यानी कि वो उसकी इंटेंसिटी थी कि लोग ज़्यादा थे। और सबसे ज़्यादा ये जो नुकसान उनका ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा करीब रहे, इन्फेक्शन जो था उस वक्त फैल रहा था, मार्च था, और उसके दौरान में जब वो रूरल एरियाज में गए, वो ज़्यादातर उनका ताल्लुक गांव से था, वो बड़े गरीब थे, तो उसकी वजह से ये हुआ कि वो इन्फेक्शन को उठा के अपने उसमें ले गए, अपने गांव में।
और उसकी वजह से आपको वहाँ पे ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है इन्फेक्शन इंडिया में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के उनमें जो इन्फेक्शन रेट है। लेकिन एक बात मैं बताता जाऊँ, मॉर्टेलिटी पाकिस्तान में भी अराउंड 2% है, इंडिया में भी अराउंड 1.5 to 2% है। तो जो डेथ रेट है वो ऑलमोस्ट द सेम है। वो वही है कि मे भी ये इतना लीथल वायरस नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूरोप और अमेरिका। ठीक है जी। अब हम ये कंपेयर करते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है जिसे हमारी हुकूमत भी जो है बड़ा हाईलाइट करती है कि इंडिया ने जो है टोटल लॉकडाउन किया, पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन किया। तो हुकूमत की जो दो पॉलिसीज, डिफरेंट पॉलिसीज थी दो हुकूमतों की, इसकी वजह से भी जो है कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इंडिया और पाकिस्तान में डिफरेंस है। एक देखिए, लॉकडाउन तो उन्होंने किया और बाकी इंडिया ने बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, पाकिस्तान ने उस तरह का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं किया। लेकिन वही बात मैं कर रहा हूँ कि वो इन्फेक्शन लोग लेके चले गए हुए थे, ठीक, उसको तो आप नहीं रोक सकते ना। जो किसी घर में चला गया 8, 10, 12 बंदों को एक्सपोज किया, तो वो तो उसको तो आप नहीं रोक सकते। वो इन्फेक्शन जो माइग्रेशन की वजह से एक बहुत बड़ा एक उनका वो फैल गया पूरी इंडिया में, ठीक। और दूसरी बात ये कि स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान में लेट आया, ये मई में आया, और उसकी वजह से फिर ये हुआ कि ये अब जब आपने पूरा लॉकडाउन कर दिया इंडिया में भी, तो उन्होंने भी खोलने के ऊपर मजबूर हो गए। तो आप उसको पूरी हमेशा के लिए तो कर नहीं सकते, ठीक। तो उसकी वजह से फिर ये हुआ कि आपका सारे का सारा जो था स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में डेफिनेटली इट कैन हेल्प, लेकिन ये कि पूरा लॉकडाउन दोनों मुल्कों को सूट नहीं करता, वो इतनी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है कि वो इसको हैंडल। ठीक है जी। तो पाकिस्तान का आई थिंक सो कि स्मार्ट लॉकडाउन कंसेप्ट वाज बेटर एज कंपेयर टू। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। चौधरी साहब, आप ये बताएं कि जिस तरह पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ रही है, तो इसके पीछे एक बात यह भी है कि पाकिस्तान में जो टेस्टिंग की तादाद है वो थ्रू आउट कम रही है और अब तो मजीद कम हो गई है। तो क्या पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद का कम होना कम टेस्टिंग की वजह से है? पाकिस्तान जो इसको क्लेम करता है, पाकिस्तान कहता है कि हम तकरीबन 67,000 के टेस्ट जो हैं वो कोरोना वायरस के कर सकते हैं। तो उसमें यानी कि एक तो लेकिन अगर आप थ्रू आउट अगर आप सारे ग्राफ देखें तो पाकिस्तान को 22-23 हज़ार के करीब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जो है ना 22-23 हज़ार के करीब जो है ना वो टेस्ट रेगुलरली एवरीडे करता रहा। और उसमें से जो थी, जब पीक थी मई का एंड और जून जो था, उसमें आपकी जो पॉजिटिविटी रेट था जो कि मुस्बत आने का नतीजा था कोरोना वायरस का, वो रेशो तकरीबन 20 से 25% के करीब थी। अब वो कम होती अब 2% के ऊपर आ चुकी है। और WHO खुद रिकमेंड करता है कि अगर वो बिलो 5% है, अगर 5% से नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल है। तो चाहे आप टेस्ट कर रहे हो या आपको कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट के पॉजिटिविटी के ऊपर भी तो आपने देखना है ना। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि चीजें अंडर कंट्रोल है, पहली बात। और जो दूसरी बात ये की कि पाकिस्तान अभी भी ट्रेसिंग सिस्टम को रख रहा है। और पाकिस्तान को किस तरह हेल्प हुई कि पाकिस्तान के पास एक पोलियो का बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था। 2,65,000 आपके जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं पोलियो की वैक्सीनेशन के साथ। इन लोगों को NDMA और PDMA और दूसरी जो आपकी थी ऑर्गेनाइजेशन थी डिजास्टर के लिए, उन लोगों ने इनको यूज किया कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रेस करने में, ठीक। हमारे पास कोई और टेक्नोलॉजीज तो थी नहीं, लेकिन इन लोगों ने आपको हेल्प किया उनको ट्रेस करने में, और इस तरीके से भी हमने कोरोना वायरस को किसी तरीके से कंट्रोल किया। ठीक है जी चौधरी साहब, अब ये आज हमारे कोरोनामा सीरीज का आखिरी एपिसोड है, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला की मदद के बगैर जो था ये पॉसिबल नहीं था, और अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी की है। हमने भी यही दुआ करते थे कि अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे, पूरी दुनिया को अपनी हिफाजत में रखे। ये एक इंसानी वबा, इंसानियत के ख़िलाफ़ एक वबा है, तो उसमें हमें यानी कि ज़रूरत थी कि हम मिलजुल के काम करें। तो अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इसको वबा से महफूज रखा है। और उसके बाद बाकी ये कि लोगों ने अपनी जानें दी हैं, लोगों ने किरदार अदा किया है। लेकिन अभी भी मैं ये कहना चाहूँगा कि नवंबर दिसंबर में सेकंड वेव आने का अभी भी ख़तरा है। अपने गिरदोनवा में अपने बूढ़ों का, अपने घर वालों का जिनको कोई बीमारी है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, उन लोगों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। और कम से कम ये है कि नमाज के दौरान में चाहे जब आप वज़ू करते हैं तो अपने हाथ अच्छी तरह धोएं और साबुन से धोएं।
और अपने आप को भी साफ़ सुथरा रखें, अपने हाँ माहौल जी। को भी साफ़ सुथरा रखें और अपने बुज़ुर्गों को की हिफाजत करें। और मैं यही कह सकता हूँ, एहतियात करें, ख़तरा कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। हाँ जी, तो आखिर में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हम हमेशा स्टैट्स और नंबर्स की बात करते हैं, हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, डॉक्टरों की सलाहियत की बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो अल्लाह ताला की मदद है। पाकिस्तान के साथ अल्लाह ताला की मदद शुरू से ही है। जिस तरह पाकिस्तान वजूद में आया और जिस तरह के बुरे हालात में पाकिस्तान चलता जा रहा है और जिस तरह अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर मुश्किलात से बचाते हैं, तो वाकई में कोरोना वायरस के पेंडेमिक के दौरान भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर बहुत मेहरबानी की है और उसके बगैर हम इस वबा से नहीं जान छुड़ा सकते थे। उसके बगैर हलाकतें और केसेस की तादाद बहुत ही ज़्यादा होनी थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। और आखिर में मुझे कोट याद आ रही है जो कायदे आज़म ने कहा था कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बज़्म तजस्सुस के पहले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।